नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। पर्सनल फाइनेंस का मतलब होता है कि आप अपना फाइनेंस कैसे संभालते हैं। फाइनेंस में आता है आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम और उसके आपके खर्चे और आपकी इन्वेस्टमेंट। तो अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट वाले हिस्से पे। इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली यूथ के बारे में। यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में। ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं। वॉलेटाइलिटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा अप डाउन होती हैं। अप डाउन होने की वजह से इनमें बहुत रिस्क होता है और वो यूथ ले सकते हैं रिस्क, क्योंकि अभी वो अपनी इनकम कमाने के इनिशियल स्टेजेस में है। बट ये कोविड के टाइम में हमें सेफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ना कि रिस्की इन्वेस्टमेंट, चाहे यूथ हो चाहे कोई भी हो। क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट से पैसा कभी भी निकालना पड़ सकता है। कोविड की अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई उसकी फैमिली में तो हमें ज़्यादा ऐसा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट अनसर्टेनिटी के टाइम्स में। अनसर्टेनिटी के टाइम्स में हमें पैसा हमेशा सेफ जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम वहाँ पे रिटर्न कमा सकें और उसके बाद हम उस पैसे का अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर सकें। अब यूथ इसमें जा क्यों रहा है? पहला रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं एक्सचेंजेस। कॉइन DCX जैसे वो डॉज कॉइन के लिए बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मनी पैसा पे करते हैं और उसके बाद वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी वीडियोस के थ्रू कि वो अपना पैसा, जो यूथ है वो जहाँ सेफ इन्वेस्टमेंट की बजाय वहाँ शिफ्ट हो रहा है। अप्रैल 20 से लेकर में 923 मिलियन थी इंडिया की इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसीज में। आज वो $6.6 बिलियन हो गई है मई 21 के अंदर। मीन्स कि देखिए कि कोविड इरा में इन्वेस्टमेंट 612% बढ़ गई है। अब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसीज में बढ़ गई है, तो ये एक मेजर कंसर्न का कारण है रेगुलेटर्स के लिए भी, क्योंकि रेगुलेटर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोके। तो अगर देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 3 डज कॉइन्स हैं और मैं, या बिट कॉइन्स हैं, तो अगर मैं इनको किसी को ट्रांसफ़र करता हूँ, किसी बंदे को आउटसाइड इंडिया, जब जब वो आउटसाइड इंडिया जाएगा तो वो पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। मैंने 3 बिटकॉइंस को खरीदा इंडियन रुपीज़ में और मैंने जिसको ट्रांसफ़र किया वो उसको यूज़ करेगा डॉलर्स में। तो देखिए ये पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अब फेमा में क्या होता है कि फेमा में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो अप्लाई होता है जब आप कोई भी किसी को भी बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करते हैं या फॉरेन एक्सचेंज में किसी को पेमेंट करते हैं। तो अब मैंने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को अवॉइड करते हुए इसके थ्रू पेमेंट कर दी। इसीलिए ये एक बहुत ज़्यादा कंसर्न है रेगुलेटर्स के लिए। पहले इतना कंसर्न नहीं था जब इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं थी, बट अब इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है, तो ये बहुत मेजर कंसर्न है इंडिया में भी और बाहर भी। अब बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हैं या हेज करना चाहती हैं वर्चुअल करेंसीज के थ्रू। अब इसमें जो रेगुलेटर्स कभी कभी अलाउ नहीं करते या किसी किसी देश में रेगुलेशन अलाउ नहीं करते, ऐसे ही हुआ था यूएस में 18.5 मिलियन डॉलर्स का इन एक्सचेंजेस को फाइन पे करना पड़ा था, क्योंकि इन एक्सचेंजेस ने हैजिंग कराई थी या गलत हैजिंग कराई थी। अब बात करते हैं इंडिया के केस की। इंडिया में केस हुआ था वजीर एक्स नाम का वो है क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है, उसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया था। एक मिनट में आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। उस आर्टिकल के अंदर ये देखिए, उस आर्टिकल में जो है उन्होंने वजीर एक्स को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया है कि आप हमें बताइए कि हाँ, आपने फेमा की गाइडलाइंस का वायलेशन क्यों किया है, या फिर और आपने फेमा की गाइडलाइंस को पालन क्यों नहीं किया। तो इसमें, इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है कि
कि जैसे कि फेमा जब हम क्रॉस बॉर्डर क्रॉस होता है फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट के लिए रिसीव करने के लिए, तो उस पर फेमा के वर्किंग होनी चाहिए। फेमा के अंदर जो पेपर्स होते हैं वो कंप्लायंस होने चाहिए। इसमें जो है ये सुमित गुप्ता है जो कॉइन डीसीएक्स के सीईओ हैं, वो कह रहे हैं कि हमने सस्पिशियस और इंटरनल कंट्रोल्स हैं इवेल्युएट करने के लिए। और ऐसे ही उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने किसी फर्म के साथ खुद को किया है जो कि इसका नाम है कॉइन फर्म, ताकि वो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके। तो ये एक बात है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग एक बहुत सीरियस कंसर्न है। अब एक और बात देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया हुआ है कि इन्होंने अब ये क्या है कि इनकी ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ गई हैं और ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स की ट्रांजैक्शन एक्सचेंजेस कर रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि जो भी बंदा जो भी हमारे पास कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं, अब वो एक तरीके से वर्चुअल कॉइन में भी लोग होल्ड करना शुरू हो गए हैं। तो एक वर्चुअल करेंसी भी का सेट बन गया है, तो वो अब उनके लिए एक बहुत ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न बन गया कि वो उसमें टेरर फाइनेंसिंग को कैसे रोके। मैं आपको बता दूं कि फॉरेन एक्सचेंज का जो मूवमेंट होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। कोई भी कंट्री हो, हर फॉरेन एक्सचेंज की अकाउंटिंग होती है, पर्पस होता है और उसको इंश्योर किया जाता है कि उसी पर्पस के लिए यूज़ हो और टेरर के लिए यूज़ ना हो। और अब इस आर्टिकल के हिसाब से या इस फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से कि अगर गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करती जा रही है और गवर्नमेंट रेगुलेट करने जा रही है इन सब को, और अगर वो रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चलते हैं तो क्रिप्टो करेंसीज के एक्सचेंजेस को गवर्नमेंट बैन भी कर सकती है, जो जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस पे आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ क्रिप्टो करेंसीज जिन्होंने इनका जो रेगुलेशंस के अंदर आ गई हैं। एक है हांगकांग बेस्ड crypto.com, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन में उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। और एक है यूके बेस्ड जिनका नाम है जेमनी नाम से है, और वो रजिस्टर्ड एज अ क्रिप्टो असेट कंपनी के नाम से वो रजिस्टर्ड हैं। तो अब इस बात से हमें ये पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क तो है ही, और रेगुलेटर्स भी बहुत ज़्यादा इसमें कंसर्न है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग के थ्रू। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज ऑन क्रिप्टो करेंसीज एंड पर्सनल फाइनेंस। थैंक यू।